अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवन अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंशाल्लाह ये टॉपिक हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन यार, इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाता, मेरी काफी मदद हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, देन फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिर फंक्शंस की बात करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। मैंने इसमें क्या किया है इस लेक्चर में, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन चाहे वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हो, बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में हो, उन सबको लिंक करके इसी लेक्चर के अंदर डिलीवर करूंगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली बच्चों इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो हमने देखा था कि जो डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है वो ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाएगी। मैंने अब जब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनेलिज पढ़ाई थी तब मैंने बताया था जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती हैं एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज वो जस्ट किस में पाई जाएगी, वो यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो इसकी कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, दो। ये बाहर वाली को क्या कहेंगे, इट इज एन आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन है। एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, दिस इज एन इनर मेम्ब्रेन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज एन फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये हर तरह के सब्सटेंसेस को क्या करेगी, पास आउट होने देगी। उसकी रीजन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसका नाम क्या है, पोरिन्स। उन प्रोटीन को क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। वो सब्सटेंसेस को क्या करती हैं, इजीली मूव करने देती है इसके अंदर से। ये तो थी आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या है, फ्रीली परमिएबल है, जो कि हर तरह के सब्सटेंसेस को क्या करने देगी, अपने अंदर से गुजरने देगी। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी बच्चों, सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर गुजरने देगी एंड कुछ को नहीं गुजरने देगी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की। एंड इन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ स्पेस है जिसका नाम क्या है बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है दे आर रिच इन, इट इज रिच इन प्रोटॉन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस में ये क्या होती है, रिच होती है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये क्यों पाए जाते हैं वो हम आगे डिटेल में देखते हैं, तब आपको समझ आएगी। बच्चों जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इट फॉर्म्स मैनी इनफोल्ड लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो इनफोल्ड्स बना रही है। एंड इनफोल्ड को क्या कहते हैं, इनफोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इसका बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या पर्पस है इसका, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन द मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इन द मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब जो हमने स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करना है वो है क्रिस्टी। ये जो अंदर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। एंड राइबोसोम्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 70 स्वेटबर्ग का। और साथ साथ डीएनए भी पाया जाता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर डीएनए भी होता है। एंड ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती हैं, दे आर सिमिलर विद प्रोकैरियोटिक सेल। किससे स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलती है। तो इसी से एक क्या है, थ्योरी पेश होती है जिसका नाम क्या था, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी कहते हैं। एंड ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या कहती थी, ये कहती थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम जो कि 70 स्वेटबर्ग का है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलरिटी इस वजह शो करवा रहा है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया थे पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था एक, ठीक है। तो ये किसी यूकैरियोटिक सेल ने इसे क्या किया, इनगल्फ किया। और ये दोनों इन दोनों यूकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान क्या डेवलप हो गया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों हंसी खुशी एक साथ रहना स्टार्ट हो गए और इसी तरह ये यूकैरियोटिक सेल का ही पार्ट बन गया। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। मतलब कि ये पहले ही एक ऑर्गेनिज्म था और उसके अंदर एक और ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। मतलब जो कि ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ प्रोटीन्स, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि किस में हेल्प करती हैं, एटीपी जनरेशन में। और किस प्रोसेस से होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में। और उस प्रोटीन्स में कौन कौन सी आती है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम बी, ये वाली सारी प्रोटीन्स इसमें मौजूद होती हैं। उसके साथ एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जिसको क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज
प्रोटीन। एंड इसका दूसरे नाम भी है, कौन कौन से? F0 F1 पार्टिकल भी इसे कहते हैं। एंड इसके और भी नाम है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या बच्चों? ऑक्सीसोम भी कहते हैं। कितने नाम हो गए? इसके 4 नाम है, एटीपी सिंथेज, F0 F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी इसे कहते हैं। होप सो आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। एंड इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होती है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि किसमें रिच होती है? हाइड्रोजन आयंस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है? मैनी इनफोल्ड्स बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। एंड इसी इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो कि किसमें मदद करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में मदद करती है, जो कि एटीपी सिंथेसिस करवाता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रोटीन का क्या नाम है? एटीपी सिंथेज होती है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, वो हम जब बायोजेनेटिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। लेकिन एटीपी सिंथेज के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। और हमने देखा था कि क्रिस्टी के अंदर क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं और सर्कुलर डीएनए भी होता है। जो राइबोसोम होता है 70 स्क्वायर वर्ग का होता है और डीएनए सर्कुलर होता है। हमारे सेल मतलब न्यूक्लियस में लीनियर डीएनए पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा? सर्कुलर डीएनए, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से क्या करता है? सिमिलरिटी रखता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें से बहुत सारे फंक्शन ऐसे नजर आ रहे होंगे जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर में नहीं दिए गए। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, मैं इस टॉपिक में हर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, जो चाहे वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में दिए गए हो, सेकंड ईयर की बुक में दिए गए हो, हम हर फंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? इट इज एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और क्या जनरेट होता है? एटीपी जनरेट होती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्टेप आते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आती है, क्रेब्स साइकिल आता है। अब किस तरह होता है वो हम आगे डिटेल में देखते हैं, लेकिन जो दूसरे फंक्शन है वो हम थोड़ा सा अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। दूसरा फंक्शन है, इट हेल्प इन अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होती है बच्चों? इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि कुछ सोची समझी साजिश से सेल की क्या कर दी जाए? डेथ कर दी जाए। मतलब कुछ ऐसे सेल प्रोड्यूस हो गए जो कि कैंसरस हैं, जो कि क्या है बच्चों? कैंसर बियॉन्ड टू रिपेयर है। उनको क्या करना है? उनको किल करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैंने बताया था कि क्या होता है? साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3। जो ये साइटोक्रोम सी होता है, अगर ये किस में चले जाए? साइटोप्लाज्म में चले जाए, तो ये क्या कर देता है? कुछ एंजाइम को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, जो कि उस सेल को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में चले जाए तो क्या कर देता है? अपोप्टोसिस करवा देता है। आगे बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया में भी हेल्प करता है, मतलब यूरिया साइकिल में भी हेल्प करता है। हमने सेकंड के चैप्टर में पढ़ा होगा यूरिया साइकिल। अब अमोनिया किस तरह प्रोड्यूस होता है? अमोनिया बच्चों, इट इज प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। और ये क्या टॉक्सिक है? अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है यूरिया में। एंड अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं वो जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि अमोनिया यूरिया में किस में कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर ये अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और यूरिया यूरिन के जरिए क्या हो जाता है? सिक्रीट हो जाता है। अगला जो फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी इसका मेन अहम फंक्शन, मेन रोल प्रोवाइड करता है। किस तरह बच्चों? कि जो फैटी एसिड के लिपिड्स होते हैं, ये इनकी ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होते हैं? इनकी ब्रेकडाउन से भी एटीपी प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा लिपिड प्रोड्यूस मोर देन 4 डबल टाइम मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट से। तो ये भी एटीपी जनरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो है फोटो रेस्पिरेशन। अब ये फोटो रेस्पिरेशन आपकी बुक में कहां लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर ओपन करें तो उधर आप देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन का एक टॉपिक लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। अब ये इस चैप्टर में से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका क्या दे देता हूं? कंसेप्ट दे देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में किस तरह हेल्प कर रहा है प्लांट्स की। अब बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है, होता क्या? जब हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट होता है। कौन सा? हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट होता है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? हाई टेम्परेचर में क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि वाटर की क्या करनी होती है? हमने प्लांट से क्या करनी होती है? सेव करना होता है वाटर को। ठीक है, तो जब फुल गर्मी हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और फिर फोटोसिंथेसिस, डे टाइम में क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। एंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? यूज होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। जब अब स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो रही है बच्चों? यूज हो रही है।
तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, लेकिन स्टोमेटा तो बंद है, ऑक्सीजन रिलीज होगी? द आंसर इज नो। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब पौधे को तो क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस किस तरह करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट क्या करता है, एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब ये किस तरह होता है वो हम देखते हैं। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में बच्चों दो स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और क्या होता है डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो हम थोड़ा सा बुक में से देखते हैं। तो बच्चों ये है डार्क रिएक्शन, यानी केल्विन साइकिल भी इसे कहते हैं। अब होता क्या है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्या होती है, फिक्सेशन होती है। कौन करवा रहा होता है, रिब्यूस्को एंजाइम करवा रहा होता है, क्या बनाता है, फास्फोग्लिसरेट बना देता है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, तो यही रिब्यूस्को एंजाइम क्या करता है, इस राइबोलोज बिसफॉस्फेट को किसके साथ फिक्स करवा देता है, ऑक्सीजन के साथ फिक्स करवा देता है, और क्या बनाता है, ग्लिसरेट बनाता है। देखा था कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कौन करवाता है, रिबिस्को, और क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट बना देता है। और ये ग्लाइकोलेट किसमें जाता है, पेरोक्सिसोम में जाता है, और क्या बना देता है, ग्लाइसिन बना देता है। जब ग्लाइसिन फिर आगे कहां जाती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और क्या बनाता है, सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस के थ्रू अब क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधा किसमें यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा। तो इट इज अ प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जो कि किसको जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि फोटोसिंथेसिस क्या हो सके क्या हो सके बच्चों, फोटोसिंथेसिस हो सके। तो अब आपको समझ आ गई होगी फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होती है। अब हम डियर स्टूडेंट्स ये देखने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह हेल्प करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बताया था, सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस क्या बच्चों, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और बदले में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अभी किस तरह होता है वो हम देखेंगे। अब हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और ये वाली ब्लैक वाली जो लाइन है, ये वाली ये क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है। और ये अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये वाला क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म है। अब क्या होगा, देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह हेल्प करता है। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, और क्या बनाता है, एटीपी बनती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह होती है, दो स्टेप में होती है। एक तो होता है बच्चों क्रेब साइकिल, जिसे दूसरा नाम क्या देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उससे भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। दूसरा होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी क्या होती है, एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। याद रखना है जो कि क्रेब साइकिल है वो किस में हो रहा होता है, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है। यानी कि क्या मतलब, क्रिस्टी में होती है। यानी कि इनर मेम्ब्रेन की जो क्रिस्टी होती है उधर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही होती है, उससे एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं कि होता किस तरह है। ये क्या बच्चों, एक सेल है, उसकी ये क्या, सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये हमने क्या दिखाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। ये वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब होता क्या है, ग्लूकोज आउटसाइड द सेल आएगा और सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा थ्रू फैसिलिटी डिफ्यूजन, यानी कि इन प्रोटीन्स की मदद से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो गया विद इन द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अभी ग्लाइकोलाइसिस किस तरह होते हैं, ये बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में देखेंगे, क्रेब साइकिल भी डिटेल में देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फुल डिटेल में बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हम इस जस्ट ये देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह हेल्प कर रहा है जस्ट, ठीक है। अब ये पायरोवेट किधर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा थ्रू आउटर मेम्ब्रेन, इन प्रोटीन के जरिए थ्रू आउटर मेम्ब्रेन होता हुआ किधर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या आ गया, पायरोवेट आ गया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में एंटर हो जाता है, क्रेब साइकिल में एंटर हो जाता है। एंड क्रेब साइकिल में बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसमें एटीपी क्या होती है, जनरेट हो रही होती है, एटीपी जनरेट होती है। लेकिन उसके साथ दो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको क्या कहते हैं, NADH एंड NFADH। एक तो क्रेब साइकिल हो गया, क्रेब साइकिल के कौन कौन से प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट हैं। एक एटीपी भी होती है बच्चों जनरेशन, NADH एंड FADH भी प्रोड्यूस होता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है
तो ब्लड में चली जाती है, ब्लड में जाकर बच्चों एल्वियोलाई से लंग्स के थ्रू हम क्या कर देते हैं, बाहर एक्सहेल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लेकिन एटीपी जनरेट होगी, लेकिन और साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं, एनएडीएच एंड एफएडीएच भी प्रोड्यूस होते हैं। अब क्रैब साइकिल से एटीपी प्रोड्यूस होगी है। अब एनएडीएच एंड एफएडीएच से किस तरह एटीपी प्रोड्यूस होती है, वो थ्रू होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। एनएडीएच एंड एफएडीएच बेसिकली बच्चों याद रख रहे हैं, दे आर वेरी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं इनके अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम सी, ये वाली प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, इन इलेक्ट्रॉन जो कि एनएडीएच एफएडीएच के हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करती हैं, और क्या करती हैं, हाइड्रोजन आयंस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से क्या करती हैं, पंप करना स्टार्ट हो जाती है थ्रू ये वाली स्पेस। कौन सी है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। किसमें पंप करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन बच्चों, ये वाली प्रोटीन साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ये वाली प्रोटीन किसमें पंप करने स्टार्ट करती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और मैंने स्टार्ट में बताया था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होते हैं, वेरी रिच इन हाइड्रोजन आयन। इसी वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके अंदर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। और मैट्रिक्स में क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये वाला जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है बच्चों, F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, और साथ मैंने बताया था इसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेज भी है, और भी दूसरे नाम बताए थे, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इन हाइड्रोजन आयंस को डिफ्यूज कर देगा, यानी कि थ्रो किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और इनकी डिफ्यूजन से क्या जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और किस तरह एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस की डिफ्यूजन से थ्रू किधर से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब डिफ्यूज होते हैं हाइड्रोजन आयंस, उनकी एनर्जी किसमें यूज होती है, एटीपी जनरेट करने में यूज होती है। ये था बच्चों क्या, एटीपी जनरेशन में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसी तरीके से फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म भी होती है। किस तरह बच्चों, फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में थे और कहां आ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर आउटर मेम्ब्रेन और फिर इनर मेम्ब्रेन में आगे फैटी एसिड मैट्रिक्स में आकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किसमें एंटर हो जाते हैं बच्चों, क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में क्या बनता है, एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच, और फिर वही स्टेप क्रैब साइकिल में एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चलेगा, और इस तरह क्या हो जाएगी, एटीपी जनरेशन हो जाएगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरह होती है, क्रैब साइकिल में से किस तरह एटीपी जनरेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से किस तरह हो रही है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें, प्लीज प्लीज। तो आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के। सबसे पहला क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिवाइड होता है थ्रू बाइनरी फिशन। किसके थ्रू डिवाइड हो रहा होता है, बाइनरी फिशन, जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल। ठीक है बच्चों, कि एक से दो कैसे डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन जिस तरह होती है। तो एक तो था बैक्टीरियल सेल से, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी सिमिलरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की। एक है राइबोसोम होता है 70 स्वेडबर्ग का, कौन सा बच्चों, 70 स्वेडबर्ग का। एक हमने देखा सर्कुलर डीएनए भी होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है, लीनियर डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा है, सर्कुलर डीएनए। और उसके साथ साथ हमने देखा, अभी देखा कि डिवाइड बाय फिशन, बाइनरी फिशन। तो इन तीनों मतलब इन सारे एविडेंसेस की वजह से इसे कहा जाता है कि पहले ये क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल ने इसे क्या क्या इंगल्फ किया, और ये क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बन गया। और इस थ्योरी को क्या कहते हैं, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी भी कहते हैं। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म का नाम भी देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब दूसरा फैक्ट क्या है कि ऑल माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव फ्रॉम मदर सेल, जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मदर सेल से ही आते हैं। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो किधर से आएगा बच्चों, वो आएगा मदर सेल से। अब इससे क्या मतलब है, अब गौर से सुनना, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को बच्चों। जो ये क्या ओवम है, यानी कि एग सेल है, और ये क्या स्पर्म है। ठीक है, जो एग होता है उसके अंदर पूरा सेल होता है, मतलब न्यूक्लियस भी होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, गोल्जी अपरेटस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होगा। ठीक है, ये ओवम है। जबकि स्पर्म जो होता है उसकी क्या होती है, एक टेल होती है और हेड होता है। और जो हेड के अंदर क्या होता है, जस्ट न्यूक्लियस होता है, और बाकी ऑर्गेनेलिज वगैरह होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होती हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, नेक के रीजन के अंदर होते हैं। जबकि फर्टिलाइज कौन करता है, जस्ट हेड ऑफ स्पर्म करता है, नेक इसमें फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करती नहीं है। तो जस्ट जब हेड में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसके अंदर जाएगा, ओवम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब स्पर्म कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। आगे समय नहीं आगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जस्ट कौन सा होता है, मैटरनल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कौन सा होता है बच्चों, जस्ट मैटरनल डीएनए होता है। कौन सा,
मैटरनल डीएनए। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि क्यों होता है। अगला पॉइंट जो है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाती हैं या ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म, वो मैंने बता दिया है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? वो ऑर्गेनेलीज विच कंटेन देयर ओन डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट ऑन इटसेल्फ विदाउट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, विदाउट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। यानी कि इनको रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी ऑर्गेनेलीज को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, खुद डिवाइड हो जाता है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और अगर यार आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।